गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं नीट के कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर जो पेपर है उसके अंदर आए हुए हैं। ठीक है, हम आपको ये सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एज द कोफैक्टर एम इज। तो उन्होंने बोला कि एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम जैसे कि जो यूटिलाइज करता है, जैसे कि हेक्सोकाइनेज हो गया, एंजाइम में बोल सकता हूँ जैसे हेक्सोकाइनेज है जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज में लेते हैं ना अपन, ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बनाते समय। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बनाने के लिए एंजाइम चाहिए था हेक्सोकाइनेज। तो वो एंजाइम क्या है, डेट यूटिलाइज एटीपी, तो वो उसको चाहिए एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वहाँ पे हमारे क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए होता है। वो कोफैक्टर कौन है, तो वो कोफैक्टर होता है Mg2+। ठीक है, Mg2+ क्यों होता है, देखो मैं इसको भी समझाता हूँ कि वाई वी यूज Mg2+। देखो, आपके क्या होता है कि एटीपी की स्ट्रक्चर देख ले एक बार के लिए। एटीपी की स्ट्रक्चर देखो, ये एक आपकी शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये शुगर, ये मैं बना रहा हूँ शुगर। आपने न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखी है ना, वैसे मैं न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होगा, एच, अगर एच ओ एच हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एच ओ एच हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होंगे। बेस में मतलब यहाँ पे एडेनिन लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, CH2O पी ओ पी ओ पी ओ। और इसकी बैलेंसिंग अपन पूरी कर देते हैं। ठीक है, फॉस्फेट की 5 होती है ना, ये दो मैंने कर दी है। अब देखो क्या है, वाई वी यूज Mg2+। देखो क्या होता है कि आपने यहाँ पे देखा, ये वाला फॉस्फेट क्या होता है, ये फॉस्फेट होता है अल्फा फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट होता है बीटा फॉस्फेट, और ये वाला फॉस्फेट होता है गामा फॉस्फेट। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है एटीपी की। ठीक है, अब देखो एटीपी की स्ट्रक्चर बना ली। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि Mg+ क्यों यूज में लेते हैं एज ए कोफैक्टर। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो आपस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज लेके बैठी हुई है, ये आप जो फॉस्फेट ग्रुप पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या करके देंगे, एक तरह से बोलूँ धक्का देंगे। ठीक है, रिपल्सन होगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं आना चाहता, ये नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। तो अट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी ट्यूब के अंदर या हम उस रिएक्शन के अंदर, ये अगर एक ट्यूब में रख देता हूँ मैं, अगर इसको एक ट्यूब में रख देता हूँ, ठीक है, और इस ट्यूब में रखा, तो यहाँ पे हम क्या मिला देते हैं, Mg2+ मिला देते हैं। तो Mg2+ की अगर कंसनट्रेशन हाई है तो प्लस है, तो प्लस माइनस के साथ में अट्रैक्शन करेगा। Mg2 प्लस माइनस के साथ अट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या करते हैं, आपके एटीपी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव के आपस में क्या होंगे, फॉस्फेट टूट जाएगा। तो एटीपी एडीपी में, फिर एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाद में पता चला कि हमारी शुगर ही रह गई। तो इस कंडीशन से हमें बचने के लिए हम क्या करते हैं, Mg2+ को यूज में लेते हैं ताकि यहाँ पे रिपल्सन ना हो सके। तो एटीपी इससे क्या होता है, आपका स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल इज। तो आपको हमेशा बताया जाता है, ठीक है, कि आपकी जो सेल साइकिल होती है, ये अगर मैं सेल साइकिल बना रहा हूँ, ये मेरी सेल साइकिल बना रहा हूँ, ये देखो एक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी होती है अपनी, ये जीवन हो गई, ये जीवन हो गई। जीवन के बाद कौन सी होती है अपनी, अपनी जीवन एस, देन G2, देन एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये क्या हो गई, मेटाफेज हो गई। ये क्या हो गई अपनी, एम फेज हो गई। ठीक है, एम फेज हो गई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज़ बोलते हैं हम इसको, क्या, इंटरफेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और इस वाले को बोलते हैं हम माइटोटिक फेज। एम फेज बोलते हैं तो हम इनको बोलते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, तो इसका इसका सीक्वेंस क्या होगा, जीवन से एस, एस से G2, G2 से एम। तो ये आंसर हमें देखना है कहाँ मिल रहा है। देखो, एम जीवन नहीं हो सकता, जीवन G2 नहीं हो सकता, एस जीवन नहीं हो सकता, तो जीवन एस G2 एम। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो किसके बारे में बोल रहे हैं कि करेक्ट नहीं है, लाइसोसोम के बारे में डिटेल दे रखी है। तो देखो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम है न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। डेफिनेटली ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करने का काम आता है। इसको हम सोसाइडल बेग भी कहते हैं ना। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, सोसाइडल बेग। ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम के अंदर
कि कौन सा ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटल बेग के नाम से जानते हैं, तो वो क्या होता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। तो देखो यहाँ पे जो पीएच होती है, आपको पता है कि दो टाइप की पीएच भी आप अगर डिसाइड करते हो, तो एक होता है एसिडिक, एक होती है बेसिक। तो आप जो पीएच मीटर आपको बताते हैं ना, हम लिटमस पेपर वाला को बताया होगा, तो यहाँ पे जैसा पीएच है 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितनी है 14 है। तो यहाँ से यहाँ वाली तो जो होती है वो एसिडिक होती है, ये तो होती है एसिडिक, और यहाँ से लेकर के यहाँ वाली जो होती है वो होती है बेसिक। ठीक है, तो हमारा जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है किसका होता है, आपके जो लाइसोसोम है। तो यहाँ पे हम बोल रहे वही बोल रहे हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव। कब एक्टिव होंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जब आपकी पीएच क्या होगी, एसिडिक पीएच होगी। समझ में आया यहाँ पे, एसिडिक पीएच पे कि एक्टिव हो जाते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी इसकी। देन इसमें बोला है कि लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइसोसोम किससे, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये पैकेजिंग हो रही है उससे कोई फॉर्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये मेरा क्या है, ये मेरी न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आपके क्या होंगे, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इसी के ऊपर ये अगर राइबोसोम अटैच है, इसके ऊपर अगर राइबोसोम अटैच है तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है तो उसको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये अपन बोलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होती है, इससे क्या होती है, जो वेसिकल फ्यूज होती है उससे हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, गोल्जी बॉडीज़ का, उनसे गोल्जी बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, सिस मीडियन एंड ट्रांस। ठीक है, सिस मीडियन एंड ट्रांस गोल्जी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना है, पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन करना है, तो ऐसे चलता है। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और आंसर नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है तो फोर्थ सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यूरिन फाउंड बोथ इन द डीएनए एंड आरएनए आर। तो देखो प्यूरिन क्या होते हैं, प्यूरिन देखो नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस जो बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं वो कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है क्या, पायरीमिडिन। ठीक है, पायरीमिडिन होता है और एक होता है आपका प्यूरिन। अब पायरीमिडिन और प्यूरिन में क्या है, तो प्यूरिन आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका एडेनिन और एक होता है आपका गुआनिन, एडेनाइन एंड गुआनाइन। और आपका जो पायरीमिडिन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड 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 कौन सा होता है, यूरासिल। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, प्यूरिन के बारे में पूछा है। तो प्यूरिन में क्या है, एडेनिन थाइमिन नहीं, थाइमिन तो पायरीमिडिन है, एडेनिन गुआनिन डेफिनेटली सही है, गुआनिन साइटोसिन नहीं, साइटोसिन तो पायरीमिडिन है, साइटोसिन थाइमिन ये तो दोनों ही आपके क्या आ गए, पायरीमिडिन आ गए। तो आंसर इज सेकंड इज करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। तो देखो इनमें से कौन सा पेयर है जिसके बाद डीएनए नहीं होता है। तो देखो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो मैं अभी मैंने बनाया है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा डेफिनेटली, या उसको ऐसा बना सकते हैं, इसको हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए तो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। ठीक है, और कहाँ डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। तो देखो तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो है पर लाइसोसोम के पास नहीं है, तो दो पेयर में बताना है हमारे को, तो ये गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट के पास है पर वॉक्यूल के पास नहीं है, रिक्तिका बोलते हैं ना इसको, इसके पास नहीं होता। देन लाइसोसोम के पास एंड वॉक्यूल दोनों के पास नहीं होता, पर न्यूक्लियर एनवलप के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, आंसर इन्होंने बोला है कि किसके पास नहीं है, तो हम आंसर लगा देंगे लाइसोसोम एंड वॉक्यूल, थर्ड का आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वहाँ देखते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल हेल्प इन कैरिंग आउट। तो देखो आपका जो थायोबैसिलस होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन, जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हो तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, देन डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन रिएक्शन के अंदर थायोबैसिलस को यूज में लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका जैसे नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रेट को आप कन्वर्ट करोगे नाइट्राइट के अंदर, एंड देन वापस आप इसको क्या करोगे, एनओ के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, एंटोर करोगे, एंड देन मॉलिक्यूलर
नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर लोगे। तो इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डीनाइट्रीफायर बैक्टीरिया। तो डीनाइट्रीफायर्स कौन होते हैं यहाँ पे, आपके थायोबैसिलस होते हैं। तो हम बोल देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो, in some plant the female gametes develop into embryos without fertilization. This phenomena is known as, अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ऑटोकेमी? ऑटोकेमी आप क्या पढ़ते हो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ते हो। तो पॉलिनेशन भी आप क्या करते हो, जो परागण बोलते हैं ना इनको हिंदी में हम, परागण मतलब पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब एक होता है सर्व परागण, एक होता है पर परागण। तो जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सर्व परागण होता है, उसकी भी दो कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन क्या होती है, एक होती है ऑटोगेमी, एक होती है जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि अगर एक ही प्लांट के पास, एक ही, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि अगर ये मैंने गमला बना दिया है, अगर इसमें एक फूल है, इसमें एक फूल उग रहा है, और इस फूल के ऊपर अगर मैं बोल के जाऊँ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इसके ऊपर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे एंथर भी है, इसी के पास एंथर पॉलन ग्रेन भी है, और इसके पास क्या होंगे, स्टिग्मा भी होगी, स्टिग्मा भी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑटोगेमी है। बट अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि एक प्लांट है, प्लांट एक ही है, बट यहाँ पे क्या है, दो फ्लावर लग रहे हैं, तो एक का तो क्या है, एक के पास तो एंथर है और एक के पास क्या है, स्टिग्मा है, पर प्लांट एक ही है। तो अगर इसके पॉलन ग्रेन उड़ के अगर इसके पास आ जाते हैं तो ये जीटोनोगेमी, अगर इसके पॉलन ग्रेन उड़ के अगर इसी के पास आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी। बस इतना सा अंतर होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं इनमें, ठीक है। देन इसके बाद क्या बोला इन्होंने बोला है कि पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है, देखो पार्थेनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हम फ्रूट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोल के जा रहे हैं पार्थेनोकार्पी। तो फ्रूट लाइक बनानास, समझ में आ रहा है, फ्रूट लाइक बनाना, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। सिनगेमी क्या है, सिनगेमी आल्सो क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। मतलब हम क्या बोलते हैं कि सिनगेमी, मतलब हम देखते हैं ना जब ओव्यूल है, अगर हम क्या देखते हैं कि अपन जब भी ये स्टिग्मा बना रहे हैं, ये देखो ये स्टिग्मा बनाई, ये मैंने ओवरी बना दी, ओवरी के अंदर क्या होगा हमारा, ये ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारी एग सेल होगी, ठीक है, एंड क्या होगा, एंटीपोडल सेल हो गई हमारी, सिनर्जिड प्रेजेंट हो गई यहाँ पे हमारी, ये पॉलन न्यूक्लियाई हो गया बीच के अंदर, एंड देन ये मैं ओव्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, ये लो मैंने ओव्यूल बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई पॉलिन ग्रेन आके बाइंड करता है, ये देखो ये पॉलिन ग्रेन आके बाइंड कर गया, ये पॉलिन ग्रेन आया यहाँ पे, अब ये पॉलिन ग्रेन आया तो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ये पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। एक क्या होगा, एक न्यूक्लियस तो क्या करके जाता है आपके एक सेल एक अपार्टस के साथ में, एक अपार्टस के साथ में क्या करता है, फ्यूजन करता है, एक आता है आपके पॉलिन न्यूक्लियर के साथ में। तो जब आपका क्या होता है, एग के साथ में मेल गैमेट्स, ठीक है, जब फ्यूज करते हैं तो वो क्या बना के जाते हैं, मेल गैमेट्स प्लस में फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, सिनगेमी, इसको हम बोलते हैं सिनगेमी। और एक न्यूक्लियस क्या करता है आपका, पोलर न्यूक्लियाई से क्या करता है, फ्यूजन करता है, तो 3n स्ट्रक्चर बनती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, PEN, ठीक है। तो हम इसको, इस स्ट्रक्चर का हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, तो यहाँ पे सिनगेमी भी आंसर नहीं होगा। हमें क्या बोला है कि फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखो वो कंडीशन होती है पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी that involve development of a female but rare in male, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज अकर रेयरली इन मेल। समझ में आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। पर्सिस्टेंट, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस इज द इन द सीड्स इज नोन एज। तो देखो persistent nucellus in the seeds is known as perisperm. What is perisperm? Perisperm nucellus is called persistent nucellus is called perisperm. एग्जाम्पल क्या है इसके, ब्लैक पाइपर हो गया, बीट हो गया। तो हम क्या बोलते हैं पेरिस्पर्म, व्हाट इज पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म इज एन लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू, क्या है, एक तरह से लेयर है न्यूट्रिटिव टिश्यू की, इन द सीड ऑफ सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द न्यूसेलस एंड सराउंड द एम्ब्रियो। तो न्यूट्रिटिव लेयर है
ठीक है। कहाँ पे मिलेगी? सीट के पास चारों तरफ मिलेगी, ठीक है। क्या करके जाएगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। तो ये क्या होता है? परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। बस इतना सा, ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा कोई वो नहीं है इसके अंदर। अब देखो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम। अब देखो, जो शुगर ऑफ फ्लोएम, तो देखो क्या होती है, हम जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं ना, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, तो वहीं हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोएम, तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, और जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। मतलब हम क्या देखते हैं, जब आपका क्या होता है, फ्लोएम होता है, आपकी एक तो सिंक सेल होती है, एक सोर्स सेल होती है। सोर्स सेल क्या होती है? जैसे आपकी लीव हो गई, वो सोर्स सेल हो गई, जो आपका खाना बना के जा रही है, शुगर फॉर्मेशन करके जा रही है। कैसे करके जा रही है? फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? लीव करती है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या बनता है? वहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनेंगे तो वो कौन सी सेल हो गई? लीव वाली सेल कौन सी हो गई? सोर्स सेल हो गई। सिंक सेल कौन सी हो गई? जिसको आपका न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपने लीव से लिया अपने न्यूट्रिशन, और किसको दे दिया? जैसे रूट में दे दिया, या आपको जहाँ उसको नीड थी वहाँ आपने उनको खाना पहुँचाया। तो फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है वो आपका बोथ डायरेक्शन में होता है। आप अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। आंसर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जाइलम ट्रांसलोकेट। अब देखो, जाइलम क्या क्या ट्रांसलोकेट करता है? क्या वाटर ही करता है? नहीं। क्या मिनरल सॉल्ट ही करता है? नहीं। जाइलम वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन करता है, डेफिनेटली ये तो करता ही है। बट और क्या कर सकता है? ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता है, मिनरल एंड सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, सबका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू हम कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल इन G0 फेज। तो सेल G0 फेज के अंदर क्या होती है? देखो, आपकी जो सेल साइकिल मैंने अभी बनाई थी, जो ये सेल साइकिल बनाई है G1S G2M, तो यहाँ पे क्या होती है? जो अगर कोई सेल है, ये अगर एक मैं सेल बना रहा हूँ, तो ये सेल क्या होगी? ये सेल क्या होगी? G1 फेज में स्टार्ट हो रही है। G1 से S फेज में सेल में का जो डीएनए होगा, S फेज में सेल का जो डीएनए होगा वो रेप्लिकेट हो जाएगा, देन G2 में जाएगी, देन M फेज में यहाँ पे वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज स्टेज में देखने को मिलेगी। फिर देन सेल 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर ऐसी सेल है जो प्रिपेयर होकर नहीं आई हैं, जो रेस्टिंग फेज में बैठी हुई है, जिसका काम में नहीं है, जो ऐसे ही आ गई यहाँ पे, तो वो क्या होगा? उस सेल को हम क्या कर देंगे? एग्जिट कर देंगे सेल साइकिल के अंदर, उसको हम सेल साइकिल के अंदर कोई रोल नहीं देंगे हम। तो ये जो सेल साइकिल थी ना, जो सेल साइकिल मैंने बनाई है, ठीक है, तो इस सेल साइकिल में G0 फेज वाले जो सेल होती है उसका कोई रोल नहीं होता, तो हम क्या कर देंगे? एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। G0 सेल इन द G0 फेज, तो हम बोलते हैं कि एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट with the help of ATP is converted into ADP plus में PI, and the enzyme is hexokinase and that reaction is irreversible। तो ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन सी, एक तो ये भी क्वेश्चन आता है कौन कौन सी रिएक्शन होती है जो इरिवर्सिबल है, तो आप याद कर सकते हो 1, 3 एंड 9। ये जो 139 रिएक्शन होती है, 139 याद कर लो, 139 रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, रिमेनिंग ऑल रिएक्शन आर रिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि इन्होंने क्या बोला है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। आंसर इज सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखो, इन्होंने बोला है कि मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ द लैक ऑपरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, तो लैक ऑपरॉन जब हम बनाते हैं, तो देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मेरा एक डीएनए बना रहा हूँ, ये एक डीएनए बना रहा हूँ आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए बनाया ना, यहाँ पे एक प्रमोटर होता है, और यहाँ पे क्या होती है? एक जीन होती है, इसको हम बोलते हैं, कौन सी जीन होती है? आई जीन होती है, ठीक है, आई जीन होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है? प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, देन लैक जेड, देन लैक वाई एंड लैक ए की जीन होती है, लैक ऑपरेंट की बात करें तो। अब देखो क्या होती है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना हम, तो यहाँ पे ये क्या होगा? एमआईएनए बनाएगा, एमआईएनए बनने के बाद यहाँ पे इसका जब ट्रांसलेशन करूंगा, तो ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। और देखो क्या होता है, जब इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना, इनका ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआईएनए बनाया मैंने, एमआईएनए बनाने के बाद जब इसका ट्रांसलेशन करूंगा, तो यहाँ पे मैं 3 टाइप की प्रोटीन बनती है, ठीक है। 3 टाइप की प्रोटीन कौन सी हो गई? लैक जेड के लिए कौन सी होती है? बीटा
बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड आपके वाई के लिए कौन सी होती है, वाई के लिए होती है आपकी क्या, परमीएज। एंड ए के लिए होती है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 टाइप की प्रोटीन बनती है। तो ये जेड के लिए हो गई, ये वाई के लिए हो गई, ये ए के लिए हो गई। तो यहाँ पे हमें आंसर ये देना है। देखो आइजीन का रोल है रिप्रेसर से, जेड का क्या होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए का किससे है हमारा, ए का किससे था ट्रांस एसिटाइलेज, एंड डी का किससे है हमारा परमीएज से। तो आंसर हमें देखना है यही। तो देखो वन किससे है, वन हमारा थर्ड है, तो वन थर्ड है, तो ए तो एलिमिनेट कर देते हैं, वन थर्ड है। बी कौन सा है, बी फर्स्ट है। सी कौन सा है, ए फोर्थ है, तो यहाँ पे फोर्थ नहीं आ रहा, ए फोर्थ यहाँ आ रहा है, ठीक है। एंड डी हमारा क्या कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। बस इतना इजी है, और ज़्यादा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ए जीन लोकस हैज 2 एलील ए एंड ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल है। तो 2 एलील, व्हाट इज एलील, एलील इज ए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। मतलब एक जीन की 2 फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम बोल के जा रहे हैं, एक तो कैपिटल ए या स्मॉल है हम बोलते हैं ना, एक तो डोमिनेंट फेज होती है, किसी रिसेसिव स्टेज होती है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जीन लोकस हैज 2 एलील्स A and A if the frequency of dominant allele is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive individual in the population। देख ले तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये हार्डी वेम्बक था ना, उनका क्वेश्चन है, हार्डी वेम्बक पे क्वेश्चन बना हुआ है, इवोल्यूशन आता है ना आप पढ़ते हो, उस पे से क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब देखो हाँ, इसमें क्या बोला है इन्होंने कि देखो इन्होंने क्या दिया था, उन्होंने बोला था कि आपके जो जीन होती है, या हम बोलते हैं कि आपके जो एलील होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो वो क्या होंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील एंड जीनोटाइप इज रिमेन सेम जनरेशन टू जनरेशन, बट उन्होंने कंडीशन दी थी कि अगर म्यूटेशन हो गया, रैंडम मैटिंग हो गई, तब ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इसी चीज पे एक इक्वेशन दी थी, इन्होंने बोला था P प्लस में Q इज इक्वल टू 1। P क्या होता है हमारा, यह हमारे एलिल की बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे P इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं A, एंड Q इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या, स्मॉल है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, P इज इक्वल टू ए दे दिया है इन्होंने, डोमिनेंट फेज दिया ना इन्होंने, दिया 0.4 और हमको A निकालना है। तो हमें एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने, P प्लस में Q इज इक्वल टू 1। तो देखो P कितना है 0.4 प्लस में Q इज इक्वल टू 1। तो हम क्या बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो हमें क्या पता चल गया, P पता चल गया, P हमारा 0.4 है, Q पता चल गया हमारा 0.6 है, एंड ये दोनों पता चल गए। तो हमको क्या निकालना है, अभी इन्होंने एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर हमको एलील पता है तो हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो अभी कभी भी आप कोई क्रॉस कराते हो ना, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए का जब क्रॉस कराओगे तो आपको क्या है, F1 क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है। जब आप इसको F2 में लेकर जाओगे तो F2 में आप क्या करते हो, आप चेकर बोर्ड बनाते हो, तो ऐसे ही बनाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब चेकर बोर्ड बनाते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, तो यहाँ पे क्या, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, और स्मॉल है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक तो मिलता है हमको होमोजाइगस डोमिनेंट, एक तो मिलता है हमको, ये क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव, और दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, ये दोनों क्या हो गए, ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गए, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और दोनों क्या हो गए, रिसेसिव। तो हम रेशियो लिखेंगे तो 1:2:1 होता है। एक हमारा क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 होंगे हमारे हेट्रोजाइगस, और एक होगा हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमें इनके बारे में पता करना है। तो देखो ए और ए है, तो यहाँ पे अगर हमको इन्होंने क्या बोला, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट इज इक्वल टू हम बोलते हैं P²। मतलब हम बोलेंगे ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 0.4 का होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.1, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, कितना 0.16। देन होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर की बात की जा रही है, तो 0.6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 0.36। अब देखो हेट्रोजाइगस जब निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2PQ, क्योंकि 2 होते हैं ये, तो 2PQ, ठीक है, 2 होते हैं, तो इसका हमने बोला 2PQ। तो 2PQ इज इक्वल टू 2 इंटू में 0.4 इंटू में 0.6 इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएंगे, 0.48,
ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? थर्ड। देखो पी कौन सा हो जाएगा? कैपिटल ए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना ए और ए, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए और हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो मतलब क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट 0.16, हेट्रोजाइगस 0.48 एंड होमोजाइगस रिसेसिव इज 0.36। तो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट। तो ये हमारे एमसीक्यू थे जो हमने कुछ आपके एमसीक्यू उठाए हैं कुछ आपको बताने के लिए कि हाँ कैसे नीट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट रह गया है, ठीक है। कोई भी डाउट है आपको पूछना है, ठीक है। ये अभी हमने कुछ ही क्वेश्चन उठाए हैं, धीरे धीरे हम सारे एमसीक्यू आपको जो नीट के थे पिछले साल में आए हुए हैं वो सारे एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।